चलिए स्टार्ट करते हैं ना थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जानने से पहले आपको थोड़ा सा 3D क्लास 11 से लेके चलते हैं, रिलेट करते हैं वहां से जो जो आपने पढ़ा वहां से सारी बातें। ठीक, तो जैसे कि जो है एक तीन एक्सिस, दो एक्सिस अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पूरा प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में। सारे पार्ट को हमने बोला था कि क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 2D की बात है ना, एक प्लेन की बात हमेशा 2D की बात है। लेकिन अगर तीन लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, तीन लाइन मतलब ऐसे एक दो हो, एक ऊपर से ऐसे हो ना, एक ऊपर से ऐसे इंटरसेक्ट करे तो ये पूरा स्पेस 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूरा स्पेस 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और अब हम हर पार्ट को क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट। वहां क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। यहां क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट। अब जो है इसको कैसे समझ सकते हैं? ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे किसी भी रूम में जैसे इसी रूम में आप बैठे हैं ना, मान लीजिए जो है ये क्या है? एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और ये ऊपर जेड एक्सिस है। जाहिर सी बात है एक्स है तो इसके पीछे वाले रूम में नेगेटिव एक्स होगा, ये वाई है तो इसके बगल वाले रूम में नेगेटिव वाई होगा, और ये जेड है तो इसके नीचे वाले रूम में नेगेटिव जेड होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक रूम ये ना जिसमें सारे कुछ प्लस प्लस है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस। एक रूम जस्ट इसके पीछे ना जिसमें एक्स माइनस वाई प्लस जेड भी प्लस। ठीक है, एक रूम उसके जस्ट बगल में जिसमें एक्स भी माइनस वाई भी माइनस और जेड प्लस। एक रूम इसके जस्ट बगल में जिसमें आप बैठे हैं उसमें क्या होगा? एक्स प्लस वाई माइनस और जेड प्लस। ठीक है, ऐसे ही 4 रूम इसके नीचे होंगे, इन चारों के नीचे 4 रूम होंगे ना जिसमें जेड बार बार क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आपको ऑक्टेंट जानना है, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में है। तो पहले आप क्वाड्रेंट वाला रूल जानते ही है कि पहले वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में नेगेटिव नेगेटिव होता है, चौथे वाले में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद जो है आप इसमें आ जाइए, फिर से यही बात लिख दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। ये इतनी बातें। स्टार्टिंग के ऊपर के चारों को ऑक्टेंट में जेड प्लस है, जेड जो है वो क्या है? प्लस है। और नीचे के चारों ऑक्टेंट में जेड जो है वो क्या है? माइनस है। ठीक, ये जैसे 4 रूम हो गए। इधर जो हमने बताया ना, इन चारों में क्या था? जेड प्लस था। इसके नीचे उतर जाइए, इसके नीचे उतर जाएंगे तो इसके जस्ट नीचे जो रूम होगा उसमें एक्स प्लस होगा, वाई प्लस होगा, जेड माइनस होगा। इसके नीचे वाले के पीछे वाला जो कमरा, इसके पीछे वाला जो कमरा है उसके नीचे ना कुल मिला के क्वाड्रेंट आप जानते हैं। क्वाड्रेंट में आप देख के बता देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन है, थर्ड और फोर्थ। बिल्कुल उसी हिसाब से जब क्वाड्रेंट जानते हैं और प्लस लगा है तो स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट और फोर्थ ऑक्टेंट। फिर अगर नेगेटिव लगा है तो स्टार्टिंग के एंडिंग के जो है 4 ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवंथ ऑक्टेंट और 8th ऑक्टेंट। ये 8 तरीके के ऑक्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे किसी का कोऑर्डिनेट लिखा गया है, मान लीजिए -2 5 -2, तो ये किस ऑक्टेंट में है? यहां से देख के बस समझ जाइए, यहां से देख के ये क्या पता चल रहा है? सेकंड। यहां से देख के सेकंड, चूंकि जेड नेगेटिव है तो 4 प्लस कर दीजिए, छठवें में जाएंगे ना। ऐसे ही जो है अगर आपको जानना है, मान लीजिए 1 5 -5 2, अब ये किस ऑक्टेंट में है? इसको देख के स्टार्टिंग के दोनों को देख के आपको क्या पता चल रहा है? फोर्थ में। जेड प्लस है तो बस वही रहने दीजिए, अगर जेड नेगेटिव है तो 4 प्लस कर दीजिए। सिंपल सी बात है ना। किसी भी कोऑर्डिनेट को देख के जानना है कि वो किस ऑक्टेंट में लाई करता है, स्पेस के किस ऑक्टेंट में लाई करता है, तो आप क्या बताएंगे? बस इसी हिसाब से। ठीक है,
जैसे आपने 2D में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है वैसे ही आपने 3D में भी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा है। ये सब क्लास 11th है। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला है। जैसे आपने 2D में सेक्शन फार्मूला पढ़ रखा है वैसे 3D में सेक्शन फार्मूला भी होता है। जैसे आप बोलते हैं क्या? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरीके के सेक्शन होंगे, इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन। इंटरनल होगा तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, कामा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला इंटरनल। इंटरनली ना, एक्सटर्नली ये सब क्लास 11th है। एक्सटर्नली होगा तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, mx2 my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n और mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से जो है आप जान जाएंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या है, कौन सा कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में लाई करता है। यही इतना काम बस क्लास 11th में आपने किया हुआ है ना। और बहुत ज्यादा कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी जानना है तो सेक्शन फार्मूले से भी जान सकते हैं आप, जो है डिस्टेंस फार्मूले से भी कोलिनियरिटी जान सकते हैं। नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ ट्रेपेजियम में बनाएंगे। ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल तो प्लेनर फिगर है ना। ट्रेपेजियम वगैरह बनेगा, ट्रेपेजियम कह रहा हूँ। हाँ, लेफ्ट साइड वगैरह बनेगा, प्रिज्म बनेगा, ये सब बनेगा। हाँ, लेकिन ये हायर स्टडीज की चीज है। हमें जो क्लास 12 में पढ़ना है वो पढ़ना है 3D में दो चीजें, एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन। तो कोई दो तीन पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं, तो आप जो है तीसरे पॉइंट को मान लीजिए कि वो इसे लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है या के रेशियो 1 में डिवाइड करता है और सेक्शन फार्मूला लगाइए। अगर ऐसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इंटरनल डिवीजन है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो एक्सटर्नल डिवीजन है, और वैल्यू नहीं आ पाती है तो मतलब डिवाइड नहीं करता है, कोलिनियर नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए कोई 3 पॉइंट है, अगर वो कोलिनियर है तो क्या होगा? ए बी सी स्पेस में ही समझिए ऐसे बाहर निकलते हुए है। ठीक है, तो कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? ए बी से डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस बराबर ए सी की डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पॉइंट कोलिनियर है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था क्लास 11th की 3D का। अब हम क्लास 12th में जानेंगे डीआर्स और डीसीज, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। एक बार पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं वेक्टर पढ़ते टाइम, एक बार फिर से चर्चा करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोसाइन लगा है तो पक्का है कि कोसाइन लगा होगा, कास लगा होगा ना। डायरेक्शन के साथ कास लगा हो मतलब कोई भी लाइन स्पेस की कोई भी लाइन, अगर आप जो है कहीं भी एक पोजीशन ले लो, मान लो ये एक पॉइंट है, कुछ भी, ये डस्टर एक पॉइंट है ना, बहुत छोटा सा है ये डस्टर, क्या है? एक पॉइंट है। इसे कमरे के किसी भी कोने से एक ज्वाइन कर दो तो ये ओरिजिन को ज्वाइन करने लगा। एक लाइन आप धागा समझ लो कि ओरिजिन से ऐसे कस दो ना, वहां से कोने से, कॉर्नर से कमरे के, तो अब क्या होगा? ये जो धागा है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, सपोज अल्फा बनाया, वाई के साथ एक एंगल बनाएगा, बीटा बनाया, जेड के साथ एक एंगल बनाएगा, गामा बनाया। सारे एंगल का कॉस ले लो तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यही डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोसाइन ऑफ एंगल व्हिच अ पोजीशन वेक्टर मेक्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस ना। जो पोजीशन वेक्टर, किसी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से उस वेक्टर को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ओरिजिन से उस वेक्टर को ज्वाइन कर दो। ओरिजिन से उस वेक्टर को ज्वाइन करने के बाद, ओरिजिन से उस वेक्टर को ज्वाइन करने के बाद वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा,
अल्फा, वाई के साथ बनाएगा बीटा, जेड के साथ बनाएगा गामा, सबके कोसाइन ले लो, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, यही क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, समझ गए? एक बार डिटेल में बात कर चुके हैं ना, उधर पूरा कंफ्यूज थे, बहुत ज्यादा तब चर्चा हुई थी इस पे, डायरेक्शन कोसाइन पे, तो समझ जाना ही चाहिए। हाँ, वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आर द एंगल मेड बाई a position vector, direction cosines are cosine of the angle made by position vector with coordinate axis। ठीक भैया, डायरेक्शन कोसाइंस आर द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पोजीशन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जो एंगल बनाएगा, लेट अ वेक्टर, लेट अ पॉइंट P जो है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड है ना, देन वेक्टर OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। सपोज इट मेक्स अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस, देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में बोलते हैं DCs, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में बोलते हैं DC। अगर वो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से रिस्पेक्टिवली, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। मतलब इसे हम LMN से भी लिखते हैं, आल्सो it is written by LMN, it is given by L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma। मतलब LMN इस हिसाब से बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा और N बराबर cos गामा। LMN क्या है, DCs है। प्रॉपर्टी में एक बड़ी ही खास प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा जो है DCs के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 हो। DCs के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। प्रूविंग इसकी रहने देते हैं क्योंकि स्पेस में दिखाना पड़ेगा और कैमरे से पॉसिबल है नहीं, तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज जाहिर सी बात है, जैसे DCs भी डायरेक्शन कोसाइन मतलब एक डायरेक्शन को ही बता रहा है, डायरेक्शन रेशियोज भी डायरेक्शन को ही बता रहे हैं। बस थोड़ा सा अंतर होता है कि DCs में किसी नंबर से उठा के मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, DCs में उठा के किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारा बन जाता है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो इफ K इज एनी स्केलर, इफ K इज एनी स्केलर and LMN
आर डीसीज। अगर यल एम एन डीसीज हो, के कोई स्केलर हो, देन के एल के एम के एन आर डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज डिनोटेड बाई क्या, ए बी सी। इसका ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, डीआर का ब्रैकेट ये है, डीसीज का ब्रैकेट ये, ठीक है। यही ब्रैकेट जो सीक्वेंस में लगता था वही डीआर से भी लगेगा, ए बी सी ना। ये जो है क्या है, डीआर। मतलब क्या निकला, मतलब निकला ये कि यल बाई ए प्लस यम बाई इक्वल टू यम बाई ए, यम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी। ये जो है एक तरीका है डीसीज और डीआर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। कुछ बातें नोट में लिख के चले, नोट में लिख के चले तो ये है। अच्छा, हम किसको पढ़ा रहे हैं? कुछ बातें नोट में लिख के चलें तो क्या है कि जितने भी मतलब डीसीज में किसी एक नंबर से उठा के मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसी के प्रोपोर्शनल कुछ बन जाएगा, वो बन जाएगा डीआर। वो डायरेक्शन को सिर्फ बता रहा है, डीसीज भी डायरेक्शन को ही बता रही है, लेकिन एक बेसिक सा अंतर है, अभी उसको निकाल के लाते हैं। पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जितनी डीसीज हैं सारी की सारी डीसीज डीआर होती हैं, लेकिन सारे डीआर डीसीज नहीं होते। All the DCs are DRs. All DCs are DRs. But every DRs are not DCs. ठीक है भाई, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, 1 से कर दिए मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वही को ही रह गया, वो भी एक डीआर ना। किसी एक नंबर से उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से कर दीजिए, चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा डीआर्स। बड़ी खास बात है, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या? एवरी वेक्टर, एवरी यूनिट वेक्टर, इन एवरी यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ I, J and K are DCs। क्यों भाई? यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में ना, और वही स्क्वायर ही तो 1 बनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब अगर यूनिट वेक्टर लिखा गया है, मतलब वेक्टर ए इक्वल टू एल आई कैप, तो ये क्या होगा? ए कैप इक्वल टू एल आई कैप, L1 लिख दे रहे हैं, प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप। वेक्टर बी कैप इक्वल टू भी आप कुछ लिख सकते हो, L2 आई कैप M2 जे कैप प्लस N2 के कैप। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर लिखा गया है तो यूनिट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट क्या होंगे? डीसीज होंगे ना। इन एनी अदर वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के आर डीआर्स। अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, कोई और वेक्टर है, तो उसमें हमेशा आई जे के कोफिशिएंट क्या होगा? मतलब अगर जैसे लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, तो A1 B1 C1 क्या होगा? डीआर्स होंगे। हियर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर DCs। ये DCs। हियर A1 B1 C1 आर DRs।
डी आर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, डी आर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, डी आर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डी आर्स। लेट x1 y1 z1 and x2 y2 z2 be 2 points, be 2 points, be 2 points। देन अच्छा, अगर इसको P और Q बोलते तो आप वेक्टर PQ इक्वल टू क्या लिखते? Q वाले में से P वाले को घटाते ना, Q वाले में से P वाले को घटाते तो क्या आता? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और जो i j के कैप को कोफिशिएंट होता वही क्या होता? डी आर्स, वही डी आर्स होता ना। तो डी आर्स के स्क्वायर को सम करते ही मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट में, और यही क्या हो जाएगा? देन डी आर्स ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। एक बात और जान लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआरस, रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआरस, ये रिलेशन वहीं से निकाल के आता है, यल बाई ए इक्वल टू के, एम बाई बी इक्वल टू के, ऐसे करके सब मान लेंगे। यल इक्वल टू के, एम इक्वल टू के भी ऐसे करके बना लेंगे। फिर सबको जो है हम के से डिवाइड कर देंगे और मिल जाता है हमें। तो मिलता है यल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर डी आर्स के फॉर्म में है, उसे डीसीज बनाना है, तो आप सिंपली कर दीजिए यम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुल मिला के अगर कोई वेक्टर लिखा है तो वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप में लिखा होगा। उसे आप जो है यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो अपने आप आई जे के कोफिशिएंट डीसीज बन जाएंगे। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, और मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब सबको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो बन गया यूनिट वेक्टर, उसमें आई जे के का कोफिशिएंट क्या हो गया? डीसी। ये डीसी और डीआर के बीच में एक रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डीसीज। डीसीज के टर्म में दो वेक्टर के बीच में एंगल, डीसीज के टर्म में दो वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर मान लेते हैं, पहला वेक्टर है ए कैप, डीसीज में के फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है यूनिट वेक्टर होगा। ए कैप इक्वल टू L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप। वेक्टर बी कैप इक्वल टू L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप। ठीक भैया, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है L1 और L2 के संदर्भ में। जाहिर सी बात है कि आप पहचान रहे थे कहाँ की है, किस क्लास की है? नहीं, 10th की नहीं, 9th। ठीक है, ये जो है यूनिट वेक्टर हो गए, इसके बीच में एंगल जानना है। एंगल जानने के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos थीटा। अगर एंगल जानना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपली ए कैप डॉट बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप। जब यूनिट वेक्टर ही है भैया, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? ये जो है मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या आएगा? अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। यही तो
अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो क्या आएगा, और जाहिर सी बात है ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर है तो वैसे भी 1 होगा, हमने करके दिखाया। डीसीज के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर है 1 ही आएगा, इसका भी बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये 1 और ये भी 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई कैप वाला आई कैप, L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो अगर आपको किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, उनके डीसीज पता हो, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। दोनों करेस्पॉन्डिंग डीआर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। पैरेलल होने की कंडीशन, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब उनके डीआर आपस में डीसी आपस में प्रोपोर्शनल हो। मतलब L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी L1 L2 मतलब थीटा की जगह 90, थीटा की जगह 90 मतलब इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, ये cos थीटा की वैल्यू 0। मतलब अगर इन तीनों का आपस में मतलब डीसीज को, करेस्पॉन्डिंग डीसीज को आपस में मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट 0 आता है तो क्या हो जाएगा, हाँ मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। N1 N2 इक्वल टू 0। किसी भी दो वेक्टर को आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके करेस्पॉन्डिंग डीसीज के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाँ इन टर्म्स ऑफ डीआर्स। डीआर्स के टर्म में दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू मान लीजिए कुछ, वेक्टर ए इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। वेक्टर बी इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको cos थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, cos थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। यहां तो यूनिट वेक्टर है नहीं, यहां तो यूनिट वेक्टर है नहीं, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये चीज आपने वेक्टर में पढ़ रखी है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक भैया, ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो डीआर के रिस्पेक्ट में तो ऐसे बात करेंगे। यहां से हम बना लेते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो cos थीटा हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई किया 0, बचेगा सिर्फ ये ऊपर वाला, तो बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अगर ऐसा है तो वेक्टर कैसे हैं आपस में, परपेंडिकुलर है। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेलल होने की कंडीशन, पैरेलल होने की कंडीशन जब डीआर जो है प्रोपोर्शनल हो, दैट इज A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसे हम निकाल के लाते हैं, इसे हम निकाल के लाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से इसको हम निकाल के लेके आते हैं।
ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए सवालों से डील करते हैं। जैसे एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज खोलिए 3 डायमेंशन में, तो आपको सबसे पहले क्या बताया गया है, आपको पूछा गया है कि ये फला फला कुछ एंगल बताया गया है और कह रहा है कि बताइए कि डीसीज कितने होंगे, डीसीज क्या होंगे। कुछ एंगल बता दिया गया है, क्या बोला गया है, एक लाइन है वो मेक्स अलाइन, प्रॉब्लम है आपकी अलाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड ना, एक्सिस। तो आपसे पता करना है डीसीज, डीसी इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है 90 ना, मतलब अल्फा बराबर 90, बीटा बराबर वाई के साथ 135 डिग्री और गामा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, हाँ ठीक है, डीसीज कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने लिख दिया तो मतलब जेड एक्सिस भी आ गया उसमें। 3 है तो पक्का है 3 एक्सिस तो होगी ही ना, 3 डायमेंशन पढ़ ही रहे हो। सबका कोसाइन ले लो, वही डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है, डीसीज हो जाती है। सारे एंगल का कॉस ले लो, वही डीसीज हो जाता है। एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। रख दीजिए कॉस 90, ये क्या हो जाएगा कॉस 135, ये क्या हो जाएगा कॉस 45, एन बराबर एम बराबर एल बराबर एल बराबर cos 90 मतलब 0, एम बराबर cos 135 मतलब 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, एन बराबर cos 45 मतलब 1/√2, एम बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, 90 प्लस 45 मतलब सेकंड में गया ना, सेकंड में गया तो क्या हो जाएगा 90 की वजह से साइन बनेगा और हाँ cos की वजह से माइनस आया। एम बराबर माइनस 1/√2, एन बराबर 1/√2 और एल बराबर 0। तो डीसी इज क्या हो गई, डीसी इज इक्वल टू डीसी एल एम एन बराबर बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं 0 माइनस 1/√2 1/√2 बस। ठीक है, उस वेक्टर का जो है डीसीज पता करिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है ना, वेक्टर मेकिंग इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मेकिंग इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वल एंगल बनाता है, मींस इसका अर्थ क्या हो गया, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा मतलब cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा, मतलब एल बराबर एम बराबर एम। और हमें पता क्या है कि डिसीज के स्क्वायर का सम 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, वी नो दैट। तो यल और यम एन बराबर है तो मतलब 3l स्क्वायर बराबर 1, तो यल बराबर प्लस माइनस 1/√3। ठीक, एल बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो उस वेक्टर का डीसीज जो कि जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस साथ इक्वल एंगल बनाए कितना होगा प्लस माइनस 1/√3, जितना यल उतना ही यम, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये बात। ठीक है, ये उस वेक्टर की डीसीज है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस साथ इक्वल एंगल बनाती है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, प्रॉब्लम है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, डीसीज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल whose vertices are
whose vertices are 3 5 minus 4, 3 5 minus 4 और क्या है -1 1 2 और -5 माइनस ये कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। उत्कर्ष शांत रहो। वर्टिसेस के जो है कोऑर्डिनेट हमको दे दिए गए हैं, तो हमें पता करना है क्या डिसीज। अगर हमें दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बारे में पता करना होता तो हम बड़ी इजीली घटा के पता कर सकते हैं डीआरस ना। मतलब हमारे पास है एक ए मान लीजिए, एक है बी और एक है सी। तो अगर हमें पता करना है डीआरस ऑफ ए बी, तो डीआरस ऑफ ए बी क्या होगा, माइनस करते हैं -1 -3 -1 -3 कामा 1 -5 कामा 2 + 4 कितना आ जाएगा -4 6। ठीक है। डीआरस ऑफ बीसी, डीआरस ऑफ बीसी, बीसी के डीआरस 5 + 1 5 प्लस -5 -1 -2 -2 कितना आ जाएगा 6 -6 -4। ठीक भैया। डीआरस ऑफ एसी, डीआरस ऑफ एसी, एसी के डीआरस क्या है 5 - 3, सी में से एक को घटाओ 5 - 3 -5 - 5 -5 -2 + 4 कितना आ गया 5 में से 3 गया 2 -5 -5 -10 और ये +2। ये डीआरस पता चल गए ना। डीआरस निकालना आसान है। डीआरस और डीसीज के बीच में रिलेशन होता है L = A/√A² + B² + C², M = B/√A² + B² + C², ऐसे करके निकाल लेते हैं ना। अब जैसे आपको डीसीज चाहिए ए बी की, तो क्या हो जाएंगे डीसीज ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, ब्रैकेट बदलते हैं -4 4 चौक 16 16 16 16 32 3236 636 में 3236 36 36 72 4 घटा दो 68 17 चौका 68 4 का √2 17 निकलेगा नहीं 2 √17। ठीक भैया। -4/2 √17 6/2 √17 काट पीट लो जो काट पीट रहा हो। -2/√17 कामा -2/√17 कामा 3/√17। ये डीसीज हो गई एबी की। डीसीज ऑफ बीसी, बीसी की डीसीज, बीसी के डीआरस पता है 6 -6 4, इसको भी करोगे 6 6 36 36 16 36 36 72 72 16 88 88 22 चौक 88। हाँ तो 2 √22 2 √22 ना, तो -6/2 √22 -6/2 √22 -4/2 √22 क्या आ जाएगा 3/√22 √22 -2/√22। ऐसे ही इसके डिसीज निकालनी हो फिर वही काम कर दीजिए 100 और ये 4 4 8 108। हाँ 2 √42 नहीं 108 है ना बच्ची। 108 का क्या होगा 36 3 है 108 होता है 36 का 6 हो जाएगा 6 √3। हाँ 6 √3 है। लेकिन जो है मिसलेनियस से मिलेगा इफ L1 M1 N1 आर डीसीज ऑफ and L2 M2 N2 and L2 M2 N2 are DCs of
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। मेरे ख्याल से जो है मिसलेनियस का एग्जांपल फर्स्ट होगा। देन सो दैट a vector perpendicular to each of them, vector perpendicular to each of them is given by a vector perpendicular to each of them that DCs of line perpendicular to each of them is given by m1 n2 minus m2 n1। दूसरा सवाल ना मिसलेनियस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल, m1 n2 माइनस m2 n1 कामा और क्या है n1 l2 माइनस n2 l1 कामा l1 m2 माइनस l2 m1। यही लिखा है, सही लिखा हूं? ठीक, यही डीसीज होंगी उस लाइन की जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, जिसकी डीसीज l1 m1 n1 और l2 m2 n2। ठीक है, पहले ही बता दिया कि वो दोनों क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के डीसीज है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होता है कि करस्पॉन्डिंग डीसीज के करस्पॉन्डिंग डीसीज का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेट कर ले हम, लेट LMN बी डीसीज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बी डीसीज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो अगर ये डीसीज है रिक्वायर्ड लाइन के, सो दैट डीसीज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ देम, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसके डीसीज को ऐसे दिया जाएगा। देखते हैं LMN बी डीसीज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो हमें क्या मिलेगा, मतलब वो यल परपेंडिकुलर होगा जिसकी डीसीज L1 M1 N1 है, तो हमें मिलेगा यल L1 प्लस यम M1 प्लस यन N1 इज इक्वल टू जीरो। डीसीज का प्रोडक्ट जीरो। अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो LL2 प्लस यम N2 प्लस यन N2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। ओके, अब देखिए सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। L लिख लीजिए माइनस यम लिख लीजिए, L लिख लीजिए, अपॉन अपॉन अपॉन। ठीक ना, L वाले को बंद किया, क्या हो जाएगा, M1 N2 कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई ना, माइनस M2 N1, M1 N2 माइनस M2 N1। ऐसे ही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हो। फिर इसको बंद करिए, N2 L1 मतलब हाँ N2 L1 माइनस L2 N1, N1 L2। ठीक, इज इक्वल टू, इसको बंद कीजिए, L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, इस माइनस को चाहो तो नीचे बैलेंस कर दो, तो यल अपॉन M1 N2 माइनस M2 N1 इज इक्वल टू यम अपॉन माइनस यहां नीचे से N1 L2 माइनस N2 L1 इज इक्वल टू n अपॉन L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, ये बात हो जाएगी। LMN अगर डीसीज है तो ऐसा निकल के आया। अब चूंकि ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, ये दोनों कैसे थे, ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, L1 L2 L1 M1 M1 ऑनली, और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर थे।
बोला है कि आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स सिंस L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो इनका भी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। मान लीजिए इसको, अगर ये तीनों फैक्टर बराबर है तो हमने बराबर फैक्टर को मान लिया कि 1/λ है। देखिएगा एक बार ना, तो डीसी निकल गई, क्या निकल गई, M1 N2 माइनस M2 N1 अपॉन लैम्डा, M बराबर N1 L2 माइनस N2 L1 अपॉन लैम्डा, N बराबर L1 M2 माइनस L2 M1 अपॉन लैम्डा। ये L M N ही तो हम डीसीज मान के चले थे, तो डीसीज निकल गई, लेकिन अभी इसमें लैम्डा है और हमें जो शो करना है कि ये है डीसीज। तो लैम्डा की वैल्यू अगर कुछ बन जाए तो काम बन जाए। अगर ये डीसीज है तो इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा। इनके स्क्वायर का सम 1 होगा। एफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर भी 1 होगा ना। तो मतलब इसका स्क्वायर तो M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सबके नीचे लैम्डा स्क्वायर 1 के पास भेज दो तो लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेज दो अंडर रूट। अब ठीक है ना, लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर इधर भेज दिया, स्क्वायर रूट लग गया। एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है देखिएगा, आइडेंटिटी ये होती है कि अगर दिया गया है L1 स्क्वायर, ये जो पूरे चीज है M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ये बराबर आता है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। ये चीज अगर ये पूरा इसके बराबर होता है तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर 1 है, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर 1 है, 1 गुणे 1 और ये माइनस L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0 आ जाएगा फाइनली 1। तो इसकी जगह पर 1, तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा 1। तो डीसीज क्या हो जाएंगी, डीसीज ये पूरा यहाँ 1 1 1 रख दोगे ना, क्या हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 कामा N1 L2 माइनस N2 L1 कामा L1 M2 माइनस L2 M1। ये प्रूव करना था, प्रूव। देखो बोला क्या है कि दो लाइंस है, दोनों की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, जिनके डीसीज L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। और हमें बताना है कि कोई एक ऐसा लाइन बताइए, कोई एक ऐसी लाइन के डीसीज दिखाइए कि इतना होंगे जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमने मान लिया कि वो लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी उसकी डीसीज L M N है ना। अब वो चूंकि इसके परपेंडिकुलर है तो इसके साथ जो है डीसीज का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो आएगा उसका सम 0। इसके ही परपेंडिकुलर है तो L2 प्लस M2 प्लस N2 बराबर 0। वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0।
ठीक, चूंकि ये डीसीज है इसलिए L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर 1। फिर इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, किसी एक कोफिशिएंट के बराबर पाना, मान लिया कि 1 बाई लैम्डा है। अब यहाँ पे जो है हमने डिसीज मिल गई लेकिन उसमें लैम्डा है, अभी लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। फिर हम एक चीज जानते हैं कि अगर ये डिसीज है तो इनके स्क्वायर का सम 1 आएगा, वहां से लिखा, ये आइडेंटिटी लगाई। ये आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत जगहों पे लग जाता है। अभी जैसे ये आइडेंटिटी नहीं जान रहे तो सवाल नहीं हो पाएगा भाई, कितना होल स्क्वायर खोल खोल के जोड़ेंगे ना, और कैसे ये सिस्टम सेट करेंगे कि यहाँ यहाँ बनाए ऐसे। L1 L2 स्क्वायर आएगा, ऑब्वियसली आएगा। L1 L2 के प्रोडक्ट में स्क्वायर आना ऑब्वियस है, आएगा जरूर, लेकिन उसको खोजना, अरेंज करना, सिस्टमेटिक बनाना, ये बहुत बड़ा टास्क है ना। तो ये खास आइडेंटिटी है, इसको ध्यान रखिएगा। वहां से उठा के वैल्यू रखी और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू 1 मिला, लैम्डा की वैल्यू 1 यहां रख दी तो डीसी जा गई ना। हाँ